नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, जिस बात को लेकर पूरी दुनिया डरी हुई थी पिछले कुछ दिनों से कि अगर अमेरिका ईरान के साथ डायरेक्ट युद्ध में आ जाता है तो क्या होगा, फाइनली वही हुआ। यूएस ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है बीती रात और उस पर अटैक किया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट में पूरी जानकारी दी और कहा कि वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नातांज और एस्फहान। 3 टारगेट्स किए गए हैं 3 न्यूक्लियर साइट्स को। इसमें भी जो प्राइमरी टारगेट था वो फोर्डो था। अ फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स वाज ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइट फोर्डो। और साथ ही अब ट्रंप ने यह भी कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई बाकी टारगेट्स अभी बाकी हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि अगर शांति नहीं आती है तो हम बाकी न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट करेंगे। बदले में ईरान ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि यूएस ने स्ट्राइक किया है और इंटरनेशनल लॉ को यूएस ने वायलेट किया है। साथ ही धमकी भी दी है। एक विदेश मंत्री जो ईरान के हैं उन्होंने एक पोस्ट में एक्स पर ही लिखा कि ग्रेव वायलेशन हुआ है यूएन चार्टर का, इंटरनेशनल लॉ का और एनपीटी का इस अटैक के जरिए। और साथ ही धमकी दी है कि अमेरिका को एवर लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, यानी इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। और पूरी दुनिया वाकई डरी हुई है। अब पूरी दुनिया से संदेश आने लगे हैं, शांति की अपील की जा रही है। आगे आने वाला समय खतरनाक हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रंप ने भी कहा है कि भाई फ्यूचर के जो अटैक होंगे वो और ज्यादा बड़े होंगे और ये वार्निंग दिया है ईरान को। ट्रंप ने यूएस स्ट्राइक के बाद, जब ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया गया, उसके बाद ट्रंप ने कहा कि ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। उस तरीके का अंदाज है उनका कि फ्यूचर अटैक्स बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं। रियल कंसर्न जो जताया जा रहा है वो ईरानियन रिटेलिएशन का जताया जा रहा है। सीएनएन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। देखिए, सीएनएन के एनालिस्ट ने जो बताया है कि अब असली चिंता तो ये है कि ईरान किस तरीके से इसका जवाब देता है। ईरान का जवाब कितना घातक होता है ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात, यूएस के बेसेज हैं कतर में, यूएई में, सऊदी में, और ये सब रेंज में है ईरान के मिसाइल्स के। तो ईरान क्या यूएस के बेस पर, खाड़ी देशों में जो यूएस के बेस हैं, सैन्य बेस, उन पर अटैक करेगा? ये आगे आने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि कौन ईरान का पक्ष लेता है और कौन यूएस इजराइल का पक्ष लेता है। यहां तक कि अमेरिका में भी थोड़ा विरोध प्रदर्शन है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने कंडेम किया है इस पूरे इंटरवेंशन को। बिना कांग्रेस की सहमति के इस अटैक को यूएस के भीतर भी आलोचना का शिकार होना पड़ा है। डेमोक्रेट्स इसके अगेंस्ट में है, कंडेम कर चुके हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप 23 जून से शुरू हो रहे नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। सुबह 8 बजे से ये बैच है, प्रतिज्ञा बैच है। इसमें जानकारी अगर चाहिए आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अमृत लाइव कोड यूज करके आप इसे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम और इंस्टा पर इस आईडी के साथ। अब देखिए, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये रहा तेहरान। तेहरान से सबसे नजदीक जो एस्टेब्लिशमेंट है, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट, ये है फोर्डो का, जहां पर सबसे भारी अटैक हुआ है। फुल पेलोड बॉम्ब गिराया गया है और बंकर बस्टर बॉम्ब से इसको क्षतिग्रस्त किया गया है। बंकर बस्टर बॉम्ब क्या है इसको हम आगे देखेंगे। फिर नतांज है इससे थोड़ी दूरी पर, और सबसे दूर है इस्फहान। तो अमेरिकी सेना ने ईरान के इन 3 परमाणु और सैन्य स्थलों पर हमला किया है। नतांज, फोर्डो और इस्फहान साइट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने भी पुष्टि कर दी है कि तीनों परमाणु स्थल पर हमले हुए। फोर्डो सबसे पहले जो देश के परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ईरान के लिए, वो, और 2 अन्य स्थल पर पूर्ण पेलोड गिराया गया है। ट्रंप ने यह दावा किया है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। उसी एक्स पर जो पोस्ट किया था उसी में इन्होंने बता दिया था। और ट्रंप ने कहा कि बाकी टारगेट्स अभी बचे हुए हैं, अगर जल्दी शांति नहीं होती तो बाकी टारगेट्स पर भी अटैक करेंगे। ईरान फोर्डो वाज इवैक्यूएटेड, ये एक खबर है जो मिसाइल अटैक के बाद आई है। ईरान ने कहा है कि हमें अंदाजा था कि फोर्डो पर आज नहीं तो कल यूएस अटैक करेगा और इसीलिए हमने फोर्डो को पहले ही इवैक्यूएट करा लिया था, खाली करा लिया था। इसलिए डैमेजेस जो हुए हैं वो उस तरह से नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी डैमेज हुआ है वो इरिवर्सिबल है और इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। ये नौबत सवाल है कि कैसे आई। देखिए, अमेरिका और ईरान सबसे पहले तो बातचीत कर रहे थे, आपस में शांति वार्ता कर रहे थे। जब इजराइल ने अटैक नहीं किया था तब की बात है। इस शांति वार्ता में ईरान हालांकि लंबे समय से यह कह रहा था कि भाई उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, वो एनर्जी के लिए परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, वो हथियार बनाने की होड़ में नहीं है।
अमेरिका के पास इनपुट्स थे कि 60% तक एनरिचमेंट हो चुका है और यूरेनियम के संवर्धन का काम तेजी से ईरान कर रहा है और इस मुकाम पर पहुंच गया है कि जब चाहे तब नाभिकीय हथियार बना सकता है और नाभिकीय हथियार बनाने नहीं देना, यह अमेरिका का प्राइम टारगेट है। यह अमेरिका की तरफ से सीधा सीधा स्पष्ट बताया गया था। अमेरिका ईरान पर लगाए गए अपने कुछ कठोर आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए तैयार था अगर यह शांति वार्ता कायम हो जाती तो, और बदले में तेहरान अपने यूरेनियम संवर्धन को सीमित कर लेता या समाप्त कर सकता था। यह बात आ रही थी सामने कि भाई नाभिकीय हथियार न बनाने देने के लिए अमेरिका और ईरान आपस में अगर सहमत हो गए तो फिर आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका हटा लेगा और ईरान इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि चलिए लिमिटेड कर देते हैं एनरिचमेंट को, तो उससे नाभिकीय हथियार बनाने का खतरा खत्म हो जाता। लेकिन ट्रंप ने 20 जून को प्रेस में से कहा एक कॉन्फ्रेंस में कि ईरान में जमीनी सेना भेजने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। इस बीच आपको पता ही है कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। इजराइल और ईरान के बीच अभी भी पिछले एक हफ्ते से ज्यादा हो गए जब संघर्ष चल रहा है, दोनों तरफ से मिसाइल्स अटैक हुए। ट्रंप ने अभी हाल में कहा था कि भाई ईरान में हमें जमीनी सेना भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन 2 सप्ताह के भीतर वो ईरान पर अंतिम निर्णय लेंगे। इसके पहले कई सारे अग्रेसिव स्टेटमेंट ट्रंप दे चुके थे कि भाई ईरान के जो प्रमुख हैं उनको भी कह दिया था कि अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए हमें, अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ये हमारे तरफ से बिल्कुल तय है। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला अली खामेनेई। इन्होंने 18 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी दी थी कि इस्लामी गणराज्य को निशाना बनाकर किए गए हमलों से उन्हें बहुत भारी क्षति होगी। तो दोनों तरफ से एक तरफ से अभी जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन कल रात में फाइनली ये जुबानी जंग दूसरे तरह से तब्दील हुई कि अब अटैक कर दिया है और ये देखना होगा कि अमेरिका के इस अटैक का जवाब ईरान कैसे देता है। देखिए, पहले ही इस पूरी बातचीत के पहले हौती विद्रोही जो थे, जो कि यमन में बैठे हुए हैं और ईरान से समर्थन प्राप्त करते हैं, ये पहले ही ट्रंप प्रशासन को बता चुके हैं कि अगर वो इजराइल के सैन्य अभियान में अमेरिका शामिल हो गया तो लाल सागर में जो अमेरिकी जहाजों पर हमले किया करता था, हौती विद्रोही करते थे, वो फिर से शुरू कर देंगे। और मई में ही अमेरिका के साथ एक समझौते में हौतियों ने हमलों को रोका था। तो अब भरपूर उम्मीद है कि हौती विद्रोही फिर से निशाना बनाएंगे रेड सी में अमेरिका के जहाजों को और अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने वाले देशों के जहाजों को। और दूसरी तरफ एक और खतरा है, बहुत जल्दी ईरान शायद हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दे, जिससे पूरे दुनिया की जो 25% की आवाजाही है तेल की आपूर्ति की, वो ठप हो जाएगी। अब आते हैं, देखते हैं एक एक करके न्यूक्लियर साइट्स के बारे में। देखिए, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी जिस पर सबसे ज्यादा बड़ा अटैक हुआ है, ये तेहरान से लगभग 100 किलोमीटर दूर है दक्षिण पश्चिम में। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ये 2007 में ही शुरू हुआ था, लेकिन 2009 में जाकर IAEA को जानकारी दी गई ईरान के द्वारा। मिलिट्री एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसे सिर्फ बंकर बस्टर बम से ही टारगेट किया जा सकता था और यहां पर बंकर बस्टर बम से टारगेट किया गया है। बंकर बस्टर बम है क्या? देखिए, बंकर बस्टर एक टर्म है जो ऐसे बम के लिए यूज होता है जो विस्फोट करने से पहले जमीन के भीतर बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं, जमीन के बहुत भीतर जाने में कैपेबल होते हैं और भीतर जाने के बाद ये विस्फोट करते हैं। तो जैसे जो बम गिराया गया GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम, ये अमेरिकन आर्सेनल में ही है, अमेरिकी शस्त्रागार में ही है और ये 13,600 kg का बम है, 30,000 पाउंड का बम है, जो जमीन के भीतर गहराई में जाकर टनल और बंकर को तबाह करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें एक पारंपरिक वॉरहेड लगा रहता है और ये करता क्या है, ये विस्फोट के पहले जमीन से लगभग 61 मीटर नीचे तक जा सकता है। तो जितने भी न्यूक्लियर साइट्स होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप अगर देखें ऊपर से तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ये सब जमीन के भीतर बनाए जाते हैं, बंकर में बनाए जाते हैं और इस तरह से सुरक्षित होते हैं। इन्हें खत्म करना ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली बम के हाथ में ही है। तो इजराइल के पास तो वो तकनीक नहीं है, अमेरिका के पास ही था, अमेरिका ने वो बम गिराया है। बमों को एक के बाद एक गिराया जाता है इसमें बंकर बस्टर बम में, जिससे हर विस्फोट के साथ जो अगला बम है वो जमीन में और ज्यादा गहराई तक जा सकता है और नीचे जाते जाते 61 मीटर तक नीचे जा सकता है। इसे गिराने के लिए जिस बॉम्बर का यूज होता है वो है B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर। ये भी सिर्फ अमेरिका के पास है और इसकी तस्वीर देखिए, ये है B2 स्टील्थ बॉम्बर जो इतने बड़े बॉम्ब को कैरी करने और गिराने में सक्षम है। यही है B2 स्टील्थ बॉम्बर जो सिर्फ अमेरिका के पास है और अमेरिका ने इसी का यूज किया है। IAEA ने पुष्टि की है कि ईरान फोर्डो में सबसे ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है, अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम, जिसका मतलब यूरेनियम को एक समय तक एनरिच करते करते आप नाभिकीय हथियार के रूप में तब्दील कर सकते हैं, उससे नाभिकीय हथियार बना सकते हैं। तो ये एनरिचमेंट उस लेवल तक है जहां तक IAEA का दावा है कि 60% तो इसने कर लिया है
और कभी भी नाभिकीय हथियार बना सकता है। GBU-57AB जो बॉम्ब गिराया गया है 13,000 kg का बॉम्ब, उससे इस संयंत्र पर हमला किया गया तो रेडिएशन फैलने का खतरा होगा। यह IAEA पहले ही बता चुका था। नातांज के सेंट्रीफ्यूज स्थल पर इजराइल द्वारा किए गए पिछले हमलों से केवल उसी के आसपास रेडिएशन हुआ है, आसपास के क्षेत्र में नहीं हुआ है। मतलब जो नातांज की फैसिलिटी है उसके आसपास हुआ है, एरिया में नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन 3 न्यूक्लियर साइट्स के बाद क्या रेडिएशन फैलने का खतरा है। अगर रेडिएशन फैलने का खतरा होगा तो आसपास के जितने अरब मुल्क हैं सब पर यह खतरा मंडरा जाएगा और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। हालांकि इस पर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात करें तो तेहरान से देखिए नातांज की जो दूरी है फोर्डोस की तुलना में ज्यादा है, 220 किलोमीटर दूर है दक्षिण पश्चिम में, और ईरान का मुख्य संवर्धन साइट है, मेन एनरिचमेंट साइट है। इजराइल पहले पर ही हमला कर चुका है इस पर। यहां भी यूरेनियम 60% तक एनरिच किया जा चुका है। मतलब यह है कि कभी भी चाहे तो हथियार बना सकते हैं। माइल्डली रेडियो एक्टिव लेवल है, लेकिन नाभिकीय हथियार बनाने से कुछ ही कदम ये फैसिलिटी दूर है। अन्य हिस्सा ईरान के सेंट्रल प्लेटू के भीतर है और एयर स्ट्राइक से बहुत सुरक्षित है। यही तस्वीर है उसका जो सैटेलाइट इमेज है नातांज फैसिलिटी का, वो ये है। तो यहां पर तेजी से एनरिचमेंट के लिए इसको डिजाइन किया गया है और ये ऑपरेशनल है और यहां भी अटैक किया है अमेरिका ने। और तीसरा है इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी जो तेहरान से 350 किलोमीटर दूर है। ये उसका सैटेलाइट इमेज है। यहां हजारों नाभिकीय वैज्ञानिक मौजूद हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जो चीनी रिसर्च रिएक्टर्स और लैब्स वो भी यहीं पर है इस्फहान में। और ये अपेक्षाकृत नया है, काफी नया साइट है, न्यूक्लियर साइट। और ऐसे कई सारे साइट्स हैं ईरान के जिनके बारे में किसी को नहीं पता। ये ईरान का दावा है। अमेरिका कहता है कि हम सब जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा हेड कहां छुपा हुआ है। इजराइल ने यहां भी पहले अटैक किया है, लेकिन इजराइल के अटैक में उतना ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ जो अमेरिका के दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के हमले में हुआ है। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले डेली क्विज 16 को देखते हैं। जून 2025 में अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हमले इजराइल द्वारा शुरू किए गए संघर्ष के बाद हुए और इनका उद्देश्य ईरान की तेल आपूर्ति को बाधित करना था। हमले में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का उपयोग किया गया जो सिर्फ अमेरिका के पास है। हमले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व अनुमति के साथ किए गए और इसमें कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। हमलों का मुख्य लक्ष्य ईरान की समुद्री नौसेना को नष्ट करना था। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये अपडेट होने वाली खबर है, तो ऐसे कई अपडेट्स अभी आएंगे। अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक क्या जानकारी थी हमारे पास वो मैं बता चुका हूं। आगे कई सारे अपडेट्स इसमें आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।